मैं डॉक्टर केशव शर्मा आज एक समस्या को हल करने के लिए बैठा हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस में 40 सालों में एक चीज़ देखी है कि मेरे हर पेशेंट को एक तकलीफ़ है कि आपकी दवाई के साइड इफ़ेक्ट। हर बंदा बोलता है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, इसका नुकसान होगा मेरे को, तो कोई अल्टरनेटिव तरीका बताओ। तो मुझे तो कभी आया नहीं अल्टरनेटिव तरीका, तो मैंने यही सोचा था कि कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से इसके बारे में चर्चा ज़रूर करूँगा। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक राज जैन, जिनको डॉक्टर जैन के नाम से पुकारते हैं सब लोग, उनके पेशेंट। वो हमारे साथ हैं और वो आपको इसके बारे में सारी चीज़ों को बताएंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे काम करती हैं और आयुर्वेदिक का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता, और किस तरह ये इक्वलेंट है एलोपैथी के या टू ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ बेटर भी हैं। जो मैंने अपनी इतने 40 सालों में महसूस किया, 45 सालों में ये देखा कि हमारी मेडिसिन कहीं ना कहीं एलोपैथी का के रुक जाती है, उसके बाद वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती। तो वहाँ पे मैं भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल करता था। नेचुरोपैथी में इंटरेस्ट सबका है, कोई भी नहीं चाहता कि दवा खाए, हर इंसान चाहता है कि उसका बिना दवाई के ठीक हो जाए। तो आज हम अपने साथ चर्चा में लाए हुए हैं डॉक्टर दीपक राज जैन, और आप इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर दीपक राज जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे साथ हैं आप। आज हम आपसे कुछ जानकारी लेंगे और ये समझेंगे कि आपने आयुर्वेद में काफ़ी साल काम कर लिया, तो आपको क्या लगता है आयुर्वेदिक और एलोपैथिक प्रैक्टिस में कहाँ लिमिटेशंस हैं और आयुर्वेद में कहाँ लिमिटेशंस हैं? देखिए, एक ये इतना बड़ा वास्ट क्वेश्चन है जो सभी के मन में और पूरे हमारी सोसाइटी, पूरे हमारी कंट्री के अंदर है कि आयुर्वेद और एलोपैथ आपस में एंटी हैं। सबसे पहली बात तो यह है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आज आयुर्वेद और एलोपैथ। आयुर्वेद बियॉन्ड लिमिट है, लिमिटलेस है आयुर्वेद। आयुर्वेद तब शुरू हुआ था जब कोई चिकित्सा पद्धति और नहीं थी। चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से ही निकली हैं, वेदर होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, यूनानी, सिद्धा एंड इवन एलोपैथ। मेडिसिन्स वही हैं, डायग्नोसिस वही हैं, लेकिन वो जो प्रथम शास्त्र था, जिसको कि हम कहेंगे आदि ज्ञान जो था, वो आयुर्वेद से शुरू हुआ था। एंड एलोपैथ की हमें बराबर ज़रूरत है। एलोपैथ और आयुर्वेद अगर कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, और एक पेशेंट का हमारा टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हम आयुर्वेद और एलोपैथ से या किसी भी पैथी से बाय एनी मीन पेशेंट रिलीव होना चाहिए। अगर पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है तो वो पैथी उसके लिए बेस्ट है। और पेशेंट को रिलीफ करने के लिए सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसकी दिनचर्या भी ठीक होनी चाहिए। आयुर्वेद शुरुआत ही करता है आहार और विहार से। आहार इज आपकी डाइट, विहार इज योर लाइफस्टाइल। पहले आहार की बात करेंगे, फिर विहार की बात करेंगे, उसके बाद हम मेडिसिन की बात करेंगे। और इसमें एलोपैथ की हमें बहुत ज़रूरत है। जितनी एडवांसमेंट्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, एलोपैथ जो लेकर के आ रहा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अल्ट्रासाउंड्स के बिना, हम डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बिना, हम एमआरआई सीटी स्कैन के बिना हमारे डायग्नोसिस अधूरे रह जाएंगे। आज वो समय नहीं है कि हम केवल नाड़ी परीक्षण के आधार पर अपना ट्रीटमेंट फाइनली चलाते जाएं। डॉक्यूमेंटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऑथेंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए आपका डायग्नोसिस बड़ा प्रॉपर होना चाहिए, एंड इट शुड बी वैलिडेट, इट शुड बी लीगल ऑल्सो। तो उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस के लिए सभी एलोपैथ, और अगर इसको हम और क्लियर करें ना, तो एलोपैथ से भी ज़्यादा ज़रूरत हमें होगी। इसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान है आज की आधुनिक साइंस का, इंजीनियर्स का। ये सभी का मिला हुआ जुला रूप है। इंजीनियर्स नहीं होंगे, साइंस नहीं होगी, मशीनरी नहीं होगी, तो इसमें आयुर्वेद और एलोपैथ क्या करेगा? आज मेडिसिन भी हम हाथ से नहीं बना रहे हैं, वटिकाएँ बनाने के लिए मशीन्स हैं, बहुत फाइन मशीन्स हैं। स्टरलाइजेशन बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। आज हमें कुटी पक्व रसायन बनाने के लिए बहुत अच्छी फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं। तो साइंस आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों को साथ लेकर के चल रहा है। लेकिन सरकार कई बार ये कहती है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ये नहीं कर सकते, आयुर्वेदिक डॉक्टर वो नहीं कर सकते। तो क्या ये सरकार की कोई गलती है या ये ये? सरकार की गलती नहीं है, ये हमारे कानूनी व्यवस्था की गलती है। कानून व्यवस्था ने आईएसएम ग्रेजुएट्स, इंडियन स्टेट मेडिसिन की बात करी, और जहाँ आईएसएम की बात आ जाती है वहाँ इंडियन मेडिसिन में एक तरफ सारी पद्धति आती हैं और दूसरी तरफ चली जाती हैं एलोपैथ।
एलोपैथ ने जो जो भी हमारे एमबीबीएस के कोर्स में पढ़ाया जा रहा है वो सारी 1 to all बुक्स आपके बीएमएस के सिलेबस में ऑलरेडी मौजूद हैं। और उसके साथ उनको मॉडर्न कंसेप्ट के लिए एमबीबीएस वाले सिलेबस एंड आयुर्वेदिक कंसेप्ट के लिए आयुर्वेद सिलेबस, उनको संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश एंड लैटिन ये चारों लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती हैं। अगर फीवर की बात कर रहे हैं तो ज्वर पढ़ना भी ज़रूरी है। पहले हमने फीवर पढ़ लिया, फिर हमने ज्वर पढ़ लिया। एनेटमी की बात कर रहे हैं, एनेटमी में हम ग्रेज एनेटमी भी पढ़ेंगे, हम बीडीसी भी पढ़ेंगे और साथ में हम अपनी रचना शारीर भी पढ़ेंगे। तो अपनी एजुकेशन सेम है, स्टडीज़ डबल हैं इवन एज, कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है तो कोई किसी से कमतर भी नहीं है। सरकार को सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सोचना होगा कि इंडिया जैसी स्टेट में, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या आज भी बहुत कम है, अगर हम जैसे पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, आज भी 1000 आदमी के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ आज भी 50,000 के ऊपर भी एक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ऐसे में अगर उन डॉक्टर्स में भी हम कटनी छटनी करेंगे कि आप ये नहीं कीजिएगा, आप ये नहीं कीजिएगा, अल्टीमेटली देश सफ़र करता है, ये कंट्री सफ़र कर रही है। और फिर जन्म होता है उन डॉक्टर्स का जो नॉन क्वालिफाइड हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अधिकार सभी को देने चाहिए। आपको पात्रता का आप टेस्ट ले सकते हो, आप एलिजिबिलिटी टेस्ट ले सकते हो कि ये डॉक्टर इस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल है, नॉट ओनली लीगल, क्या उसको इस चीज़ की नॉलेज है, क्या उनके सिलेबस में ये पढ़ाया गया था, उनका क्या एस्पेक्ट है इसके लिए। अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देगी तो आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों के बीच में कोई टेंशन नहीं है और दोनों मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने आपके उसमें देखा है सारे रिकॉर्ड्स को कि आपका स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी ट्रीट करने का। तो आपको क्या लगता है इनफर्टिलिटी के इंसिडेंस कितना का इंडिया में, आपके इलाके में? सर लेटेस्ट कंसर्न है और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं लोग। अभी वो समय नहीं रहा कि शादी हुई, शादी के 1 साल के अंदर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। अब ये टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। हर 10 में से एक घर में इनफर्टिलिटी स्टार्टिंग में प्राइमरीली देखी जा रही है। इनफर्टिलिटी बढ़ने के भी बहुत सारे कारण हैं। इनफर्टिलिटी में हमने अपनी जनरल प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा देखना शुरू किया। इन 2004 आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिस, तो देखना शुरू किया इनफर्टिलिटी एवरी ईयर बढ़ रही है। एवरी ईयर इनफर्टिलिटी बढ़ने के रीज़न हमारे आसपास हमारा पोल्यूशन, हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल। अगेन मैं हर जगह आहार और विहार पर ही आऊँगा क्योंकि शुरुआत वहीं है, जड़ वहीं है। सिर्फ पोल्यूशन भी नहीं है, ना सोने का टाइम है, ना जागने का टाइम है और शादी का भी टाइम नहीं है। डिलेड मैरिजेस, शादियाँ बहुत लेट हो गई। शादी हमारी सेकंड प्रायोरिटी हो गई। शादी के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है प्रेगनेंसी, जबकि प्रेगनेंसी एंड शादी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। जीवन चक्र है। आप कभी भी अपने आप को स्टेबल और संतुष्ट नहीं मान पाएंगे। और अगर आपका माइंडसेट संतुष्ट है तो आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से आप राइज करते चले जाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ, मैं बाल विवाह का समर्थन नहीं करता, बट जो एडोलसेंट एज आती है आफ्टर 21, आफ्टर 24, इन बिटवीन 21 to 25 यू शुड गेट मैरिड। आज का समय इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू ना कर पाएँ, आप अपने प्रोफेशन के लिए स्ट्रगल ना कर पाएँ। आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें प्रायोरिटी डिसाइड जो कर रहे हैं वो फर्स्ट करियर कर रहे हैं और मैरिज को सेकंड और थर्ड पे दे रहे हैं। आज की कितनी यंग जनरेशन तो मैरिज में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ऐसा लगता है पेरेंट्स के लिए ज़बरदस्ती शादियाँ की जा रही हैं और जिस की ज़रूरत ही आपको नहीं होगी उसका फ्रूट कैसे मिलेगा। जिस पेड़ को आपने श्रद्धा से और ढंग से सींचा ही नहीं है उसके फ्रूट्स कहाँ से आएंगे। फिर आपका लाइफस्टाइल, बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों का लाइफस्टाइल बदल गया। ऋतुचर्या खत्म हो गई फीमेल्स के अंदर से। जो हम पीरियडिक हमारा एक डेकोरम था, एक बड़ा पवित्र सा वातावरण किया गया था पीरियड्स को लेकर के कि पीरियड्स में ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा करने से ये हो जाएगा। हाँ, उसको पिछले समय में कुछ रूढ़ियों से जोड़ दिया गया था। आपने अचार नहीं छूना है, आपने बाहर नहीं जाना, आपने पूजा नहीं करनी, आपने खाना नहीं बनाना है। अरे आपको रेस्ट दिया गया था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। जब कुएं से पानी आता था चक्की हाथ से पिसती थी, आपको रेस्ट नहीं मिलना था। और पीरियड्स के दिनों में विद हैवी ब्लीडिंग आप वीकनेस फील कर रहे थे, आप हार्मोनल चेंज से गुजर रहे थे, तो उस दौरान आपको आराम देने के लिए कहा गया। साथ में ये भी बताया गया कॉटन के वस्त्र पहनने। अगर आप संहिताओं में चले जाएंगे, चरक्स में जाएंगे, अष्टांग हृदय में जाएंगे तो बड़ा क्लियर वर्णन है। सूती वस्त्र पहनना था, ज़मीन पे सोना था, आपका स्पाइन सीधा रहेगा, आपका ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा, आपकी पोजीशंस ठीक रहेंगी। आपको 3 दिन सात्विक आहार लेना था, उबला हुआ खाना खाना था, कोई मिर्च मसाला, दही, तेल, अचार ये सब नहीं खाने को मिलेगा। तो उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जब वो गुजर के ऋतुवती होती थी, जब उनको वो कल्चर आता था ना 10th to 14th डे, वो परफेक्ट एग होता था,
परफेक्ट ब्लड फ्लो होता था, एंडोमेट्रियम एकदम ठीक होती थी, क्योंकि उस दौरान तो बताया गया था गुड़ का पानी पीना है। आज भी हम करते तो हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद अच्छे से अच्छे मॉडर्नाइज्ड वुमेन को, हमारी आज की लेडी भी ये मानती है नहीं, कुछ बातें मम्मी की, मदर इन लॉ की मान ही लेनी चाहिए। गुड़ का पानी, सौंठ का पानी पी लेना चाहिए, ये बादाम और गोंद के लड्डू और बत्तीसा, हरीरा, मसाला, ये सब खा लेना चाहिए हमें। लेकिन हम पीरियड्स में भी अगर वो 3 दिन अगर हम अपनी हेल्थ को दे दें मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो जो ये ग्रोइंग कंसर्न है ना, पीसीओडी बिफोर मैरिज, ये डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। मेल्स के अंदर सिगरेट स्मोकिंग सबसे बड़ा रीज़न है, आयुर्वेद भी मानता है, एलोपैथ भी मानता है। आपका लाइफस्टाइल, आपके जंक्स, आपका एक बड़ी अजीब सी बात कहूँगा, टाइट जीन्स, वी शेप अंडरवियर्स, बाइक राइडिंग, ये 3 मेन सोर्स हैं आपके ओलिगोस्पर्मिया के, इवन एजोस्पर्मिया के। जब आप एक वी शेप अंडरवियर, अंडर जीन्स पहन करके, एक टाइट जीन्स, स्किन फिट जीन्स पहन करके बाइक पर राइड करते हैं, सारा प्रेशर आपके टेस्टिकल्स पर है और वाइब्रेशन है बाइक की, हीट है बाइक की। टेस्टिकल्स के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम करने की प्रकृति ने व्यवस्था बनाई थी, इसीलिए टेस्टिकल्स डिसेंड करते हैं नीचे। जब वो टेस्टिकल्स बॉडी हीट के साथ और साथ में एक्सपोजर ऑफ हीट मिलेगा उनको, उनकी स्पर्म प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, या क्वालिटी ऑफ स्पर्म खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बेसिक रीज़न है और समाज में इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये तभी नहीं होनी चाहिए जब डॉक्टर्स के पास आए या मेरे पास आए, मैंने 4 लोगों को समझाया, मैं चाहता हूँ ये 4 करोड़ लोगों को समझ आए, ये हमारा एक लाइफ का हिस्सा बन जाए। बट ये करेगा कौन, ये सब चीज़ें कौन समझाएगा? आप समझाओगे, मैं समझाऊंगा, या फैमिली मेम्बर? सर ये हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है सोसाइटी की हेल्थ की, आपके ऊपर, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है और हमें वो जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। जब हम कहना शुरू करेंगे तो आगे जागृति आएगी, लोगों तक पहुंचेंगी बातें। पुराने वक्त में धोती पहनते थे लोग, कोई अंडरवियर नहीं पहनता था, बच्चे भी 10 होते थे, और अब जीन्स पहन लिया, टाइट अंडरवियर पहन लिया, बच्चे होते ही नहीं। एक हो गया तो समझो काफ़ी है, दूसरा होता ही नहीं, किसी का नहीं होता। यू आर राइट। मेल फीमेल में जो इनफर्टिलिटी का रेशो क्या होगा? सर जनरली जितना मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, इट 60-40, 60% फीमेल्स में आती है प्रॉब्लम, 40% मेल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, मेल के स्टैटिस्टिक्स आपके पास हमेशा कम आएंगे, रीज़न हमारी सोसाइटी में एक टैबू है, मेल्स मान के चल रहे हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो माँ भी, सासू माँ भी, हस्बैंड भी वाइफ को ही भेजते हैं डॉक्टर के पास। ये तो होता ही था पहले, तो डिवोर्स हो जाते थे इतनी बात। अगर हस्बैंड को पूछें भी, आप भी एक बार चेक कर लीजिए, आज पढ़ रहे हैं लोग, मॉडर्न हो रहे हैं, हमारे बच्चे समझ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन इस बात को। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में, मैं चाहूँगा सभी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इसको तो एक गोल्डन लाइन बना लें, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, हस्बैंड वाइफ जब भी इनफर्टिलिटी के लिए आएंगे, प्रॉब्लम किसी में भी हो या ना हो, दोनों इकट्ठे आएंगे। आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा अपने शेड्यूल से, अगर आपको बेबी चाहिए, आपको प्रेजेनी चाहिए। इंसान का सबसे बड़ा है हमारा आगे बढ़ना, ये हमारी पहली बेसिक चाहत है, जो आदि मानव की भी थी और आज के मानव की भी। अगर वो वंश वृद्धि चाहते हैं तो आपको दोनों को एक साथ आना होगा और बड़ा क्लियरली समझना होगा, कहीं भी किसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सिर्फ दोषारोपण नहीं है, अगर आपका ब्लड कम हो जाता है आप खराब फील नहीं करते, आप बर्न हो जाता है कहीं खराब फील नहीं करते, बाल झड़ रहे हैं खराब फील नहीं करते, तो स्पर्म कम हो जाने से या एग ना बनने से फीमेल को भी कभी नहीं कम औरत नहीं माना जाता। अगर फीमेल को एग नहीं बन रहे हैं, पीरियड्स कम आ रहे हैं, डिलेड आ रहे हैं, उसको ऐसा नहीं कहते कि तू ना महिला है, तू ना नारी है। लेकिन ये नामर्द शब्द जो आया है ना, इसने मेल सोसाइटी को, हमारी को टैबू दिया है, और ये हमें बहुत प्रॉम्प्टली आवाज़ उठानी होगी कि नामर्दी का स्पर्म्स से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे जिम्नास्टिक्स बॉयज़, एथलीट बॉयज़ आपको मिलेंगे जिनकी बॉडी देख के समझ आता है अल्फा मेल्स हैं, लेकिन स्पर्म काउंट्स बहुत लो हैं। तो स्पर्म काउंट ज़्यादा वाला भी या कम वाला भी, उसका मर्दानगी से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार और क्लियर कर दें, नामर्द क्या होते हैं? सर जो टर्म शुरू हुई थी नामर्दी की, एग्जैक्टली वो इम्पोर्टेंसी से शुरू हुई थी, वो स्पर्म से शुरू नहीं हुई। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंसान, जो मेल सेक्स परफॉर्म नहीं कर सकता, वो नामर्द जी। उसके अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ के कैपेबल आप नहीं हो, तो उसको एक टर्म दी गई थी नामर्दी, लेकिन वो स्पर्म काउंट के लिए नहीं थी, कोई लेना देना नहीं। राइट। तो जैसे हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी की, तो इनफर्टिलिटी में एक चीज़ तो मैंने देखा है कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं आपके पास, तो मेल को तो कुछ ज़्यादा कराना नहीं, एक स्पर्म काउंट कराना है, अगर वो ठीक है तो बढ़िया है। फीमेल के बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है
मेल को आना ही चाहिए, और एक टेस्ट कराने के बाद वो फारिग हो जाते हैं। उसके बाद उनका अगर वो नॉर्मल है काउंट तो ठीक हुआ, अगर गड़बड़ है तो चलो इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो मुझे लगता है जैसे आपने बतलाया कि मेल फीमेल को इकट्ठा आना चाहिए, और मेल का एक टेस्ट कराने के बाद ही वो फारिग हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आप ट्रीटमेंट देते हो, कितने हफ्ते या मंथ लग जाते होंगे उनको ट्रीट करने में, इनफर्टिलिटी को? सर इनफर्टिलिटी मेल में जनरली हमें 3 मंथ में रिजल्ट मिल जाते हैं, मिनिमम 3 मंथ की बात कर रहा हूँ। एजोस्पर्मिया के भी कुछ केसेस ठीक होते हैं जहाँ स्पर्म्स बिल्कुल नील हैं, ज़ीरो हैं। वहाँ पे भी अगर एनेटमिकल डिफेक्ट नहीं है तो वहाँ पर भी रिजल्ट मिल जाते हैं। ओलिगो में तो 100% श्योर है। तो 3 मंथ मिनिमम है और मैक्सिमम 6 मंथ फॉर मेल। फीमेल का प्रोसीजर बहुत लंबा है, इन्वेस्टिगेशंस ही बहुत लंबी हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, एंड वी हैव टू वेट एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के। वहाँ हम टाइम बाउंडेड हैं कि एक साइकिल का हमें वेट करना है, नेक्स्ट साइकिल में अब ये करेंगे, उससे नेक्स्ट साइकिल में ये करेंगे। मिनिमम 9 मंथ एंड मैक्सिमम 12 मंथ्स। आफ्टर 12 मंथ्स हम आपको बता देते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट एजोस्पर्मिया के बारे में जैसे मैंने बहुत साल में देखा है, इसमें भी आ जाते हैं, इम्प्रूवमेंट आ सकता है। एजोस्पर्मिया के कई बार रीज़न होते हैं, लाइक टेस्टिकल में प्रोडक्शन ही नहीं है। अगर टेस्टिकल में प्रोडक्शन ही नहीं है तो बहुत मुश्किल है उसके रिजल्ट्स। मैं नहीं कहता, मतलब मेरे पास मुश्किल है, हो सकता है कोई कर रहा हो, लेकिन और अगर एजोस्पर्मिया का प्रोडक्शन चल रही है बट इजेकुलेशन में स्पर्म्स नहीं है, जैसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, नले बंद हो गए, नसें रुकी हुई हैं, ऐसे मेल्स के भी जो वास्ट डिफरेंस हैं, कई बार ब्लॉकेज होती है। और कुछ ट्रीटमेंट देने से, जैसे हमने टेस्टिकल्स का अल्ट्रासाउंड करा लिया और हमें पता चलता है प्रोडक्शन तो है लेकिन ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज अगर है तो आयुर्वेद से आराम से खोली जा सकती है। सेम प्रोसीजर जैसे फैलोपियन ट्यूब्स को खोला जाता है। तो ये दवाइयों की बात तो बाद में हो कि दवाइयाँ भी कुछ देते होंगे आप, कुछ ऐसे जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हमारे टाइम में, जो मैं प्रैक्टिस में था, बहुत ज़्यादा पेशेंट देखता था, तो हम लोग एक वो था, हैक था, वो ये कहा जाता था कि आप टेस्टिकल को पानी में रखना सवेरे और शाम, ये कहा जाता था, और मुझे लगता है काफ़ी इफेक्टिव भी होता था। तो ऐसा कुछ उसका असर कुछ सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। थोड़े में गागर में सागर है। मेल इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा रीज़न अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइट अंडरवियर्स, वी शेप अंडरवियर्स, टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता बॉडी से और प्रोडक्शन रुक जाती है। पानी में रखने से इंसान को पहली बात तो साइकोलॉजिकली पता चल गया कि ये ठंडा रखने की चीज़ है, इसको बॉडी टेम्परेचर से ठंडा रखना है, और इससे फ़र्क डेफिनेटली पड़ता होगा और एक मैसेज चला जाता है। सबसे बड़ी बात है, मैसेज अगर किसी के पास सही पहुंच गया ना, वो ठीक हो जाएगा, दिमाग में चला उसके पास मैसेज होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी केस। ये पानी में रखने वाली जो है ना, इस तरह की पेशेंट कई बार काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। हमने किसी को दवा लिख के दिया कि ये वाली टैबलेट खानी है, सवेरे खानी है, शाम को खानी है, और एंड में लिख दिया कि ये टेस्टिकल को पानी में रखना है। तो थोड़ी देर बाद जैसे आके पेशेंट पूछता है कि ये टैबलेट कौन सी है जो पानी में रखनी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था मेरे लिए कि ऐसी टैबलेट कौन सी है, इनमें जो कौन आपने सी है पानी जो में मुझे पानी में रखने को रखनी बोला है। तो ये सर डॉक्टर्स के लिए इजी नहीं है किसी के लिए पेशेंट को उसी की लैंग्वेज, उसी के माइंडसेट और उसी की जेंट्री में समझाना। उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, फिर एक तस्वीर बनाई, जैसे पिक्चर ड्रॉ किया टेस्टिकल का और उसका, और उसके बाद बताया कि ये वाले पानी में डालने, खाने वाली टैबलेट पानी में नहीं डालनी। हमें स्टार्टिंग में मैं मेरी वाइफ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमें स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, एक तो लेडीज़ की एज जानने में। हमारे पास काफ़ी लो एंट्री शुरू में आते थे, काफ़ी भोले भाले सीधे साधे लोग थे, नहीं जानते थे, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, और एक उनके LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछना है, इज़ टफेस्ट जॉब। और अब हम वो कर करके इतने फाइन हो गए हैं कि अब हमें ना, मतलब कोई बोलना भी ना जानता हो या फॉरेनर भी ला दो, हम उससे LMP पूछ लेंगे, क्योंकि हम इतनी सारी वोकैबुलरी पेशेंट बता चुके हैं। करेक्ट। तो इनफर्टिलिटी कोई ऐसा आपकी लाइफ, उसमें प्रैक्टिस में कोई ऐसा केस हो कि जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा हो और जिसको करने के बाद आप बहुत सेटिस्फाइड फील करते हो, वो शेयर करो। सर सबसे बड़ा इनाम मेरी प्रैक्टिस में मुझे तभी मिलता है जब
वो न्यूज़ आती है और जब वो बेबी डिलीवर करके, क्योंकि हम डिलीवरी भी खुद ही कर रहे हैं, डिलीवरी करके जब वो बेबी उनके हाथ में दिया जाता है ना, उस समय ऐसा लगता है जैसे हमने भी सब कुछ पा लिया। उनकी जो आंखों में गेस्चर है ना थैंक्स का, और जो वो माँ बाप दादा दादी सबकी हालत देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी वसूल हो गई, हमने ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर लिया। वैसे तो बहुत सारे कपल्स हैं, हर किसी के साथ अच्छा लगता है, लेकिन एक कपल जो मेरे दिमाग में रह गया है वो दो हैं। एक नोएडा से थे, मजदूर वर्ग था, हस्बैंड मजदूरी करता था, दिहाड़ी मजदूर था, और वाइफ उसकी हाउसवाइफ थी। वो लोग नोएडा से आते थे, बड़ा घूम घाम के, कई बार वो 20 रुपये ऑटो का बचाने के लिए भी पैदल चल करके आते थे मेट्रो से। वो कपल जब कंसीव किया, इतने परसिस्टेंट थे, उन्होंने 6 मंथ में कंसीव कर लिया। 6th मंथ में उनकी न्यूज़ आ गई थी कि हमने कंसीव कर लिया, हमने अपना यूपीटी कर लिया। और उसकी डिलीवरी के लिए भी बराबर 15-15 दिन में वो आते रहे, पूरा एएनसी हमारे पास चला, उसकी डिलीवरी करके दी। डिलीवरी के बाद जब वो घर गए थे, जो वो गेस्चर्स थे ना, वो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। और एक पेशेंट हमारा था जो पलवल साइड से आते थे, वो पेशेंट तो हमेशा कहता था, उनके नाम भी बड़े प्यारे से थे, वो कहते हैं हमारा नाम कहीं भी ले सकते हैं, गुड्डू हस्बैंड एंड गुड़िया वॉज वाइफ। दोनों का वेट मुझे नहीं लगता 40 से ज़्यादा होगा, 40-45 वेट होगा। बच्चे से थे, हाइट भी बहुत कम थी, तो मुझे लगता था कहीं हो सकता है इनकी जड़ों में कुछ और प्रॉब्लम हो। ट्रीट करते रहे, इतने परसिस्टेंट थे, इतने डिटरमाइंड थे। पेशेंट की हमें डिटर्मिनेशन ही तो अच्छी लगती है। जैसे मैं डिटरमाइंड हूँ तुम्हारे लिए, तो आप भी डिटरमाइंड हो अपने ट्रीटमेंट के लिए, भटकाव ना हो। वो लोग पलवल से आते थे ट्रीटमेंट के लिए, जब जिस दिन जितने बजे बुलाया वो कभी लेट नहीं हुए। उन्होंने नहीं कहा आज नहीं आ सकते, कल आएंगे। उन्होंने कोई वजह मजबूरी बताई ही नहीं। बीच में गुड्डू के फादर गुजर गए पेशेंट के, जिस दिन उसके फादर गुजरे नेक्स्ट डे उसको आना था, वो नेक्स्ट डे ट्रीटमेंट के लिए आया। ये हेड्स ऑफ था। उस दिन मैंने ऐसा समझा कि प्रभु अगर इनका काम नहीं हुआ ना तो बस। उनके लिए मैं भी जुटा हुआ था, और उन लोगों ने 9 मंथ में कंसीव किया था। 10th में इनफैक्ट 9 मंथ का कोर्स कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी होप लूज हो रही थी, 10th मंथ में कंसीव कर लिया। उनको ट्विन्स हुए विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ओनली, कोई आईयूआई कोई आईवीएफ नहीं हुआ था। उनको ट्विन्स हुए, और सबसे बड़ी बात है, लेडी की हाइट थी 4'11" या 5 फीट, और उसने ट्विन्स नॉर्मल डिलीवर किए थे मेरे पास। तो ये जो दो लोग हैं, ये मैं कभी नहीं भूल पाता उनको। ये टैबलेट क्लोमिफेन जो देते हैं, आप लोग भी देते हैं ट्रीटमेंट में? हम लोग नहीं तो सर, देते हैं। हम नहीं देते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट। और अभी तो क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में बहुत सारी स्टोरीज आ गई, ओवेरियन कैंसर का ये रीज़न हो सकता है। करेक्ट। उसमें ये माना जाता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। सर, क्लोमिफेन सिट्रेट से एग्स ज़्यादा बन जाते हैं, आप बेटर जानते हैं। क्लोमिफेन सिट्रेट से एग्स ज़्यादा हमने बना दिए, और ओवरी को ना एक हार्ड स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे कि ओवरी हाइपरप्लेजिया के फेज में जा सकती है। तो एक डाउट है जो मॉडर्न साइंस कर रही है इस पे, कि कैंसरस रीज़न हो सकता है। तो ऐसा कुछ ना हो, हम लोगों ने कभी क्लोमिफेन सिट्रेट यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है पुष्पधनवारस। अब ये हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज़ कोई भी मेडिसिन अपने आप से नहीं ली जाती है। जस्ट हम आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, पुष्पधनवारस आयुर्वेदिक क्लोमिफेन सिट्रेट है, बट इसमें चेंज है कि दोनों के लिए है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। स्पर्म्स भी बढ़ाएगी और ओवरीज को भी स्टिमुलेट करके विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपको पुष्पधनवारस, पुष्प इज ओवम एंड स्पर्म बोथ, एंड धनवाइज धनी हो जाओगे, बहुत सारे ओवम। तो एक ही दवाई दोनों में काम करती है? दोनों में बड़ी काम करती इंटरेस्टिंग है। है। आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो दोनों में बिल्कुल सेम दी जाती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। इसका कॉस्ट कितना है? ये जो मेडिसिन देते हैं आयुर्वेद में, क्या ये महंगी है? सर, बड़े हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में तो काफ़ी सस्ती हैं, लेकिन बहुत पुअर लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। मुझे ये कहते हुए भी बड़ा झिझक होती है, क्योंकि चाह करके भी हम नहीं कर पाते हैं। हम रसौषधियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिनिमम पर पेशेंट अप्रॉक्सीमेट 5-6 थाउजेंड तो चला जाता है पर मंथ का ट्रीटमेंट जनरली, अदर देन इन्वेस्टिगेशंस। तो जो मेडिसिन होती हैं, ये ओवर द काउंटर बनी बनाई मिलती हैं, या आप लोग बना उसको कुछ? सर, कुछ प्रिपरेशंस तो हमारी सेल्फ होती हैं, जो हमारी अपनी फॉर्मुलेशंस होती हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं एक्चुअली। और बाकी तो आप कह सकते हो 70% मेडिसिन तो आराम से बहुत अच्छी फार्मा हैं जो अवेलेबल हैं, और मेडिसिन हमारे पास होती हैं। हमें बस पेशेंट को सही डायग्नोज करके सही ट्रीटमेंट शुरू करना होता है, और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, एक ही ट्रीटमेंट कॉन्टिन्यूड नहीं रहता आयुर्वेद में। तो ये जो 70% आपने बोला कि ये तो मिलती है मेडिसिन,
30% के आप लोग कोई फॉर्मूला होता है इसका जिसके आधार पे आप बनाते हैं, या आप अपने दिमाग से जो आपको ठीक लगता है? नहीं सर, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। आयुर्वेद ना बड़ा कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट है। लाइक एलोपैथ में हम एक ही टैबलेट दे रहे हैं ना, जनरली हम डोलो दे देंगे, हम एंटीबायोटिक दे देंगे, अपर रेस्पिरेटरी में ऑगमेंटिन दे देंगे। एलोपैथ में सभी ट्रीटमेंट सेम है, आयुर्वेद में चीज़ें काफ़ी अलग हैं। हर पेशेंट का कस्टमाइज ट्रीटमेंट है। आपकी प्रकृति क्या है, आपकी बॉडी में कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, आपको वात पित्त कफ देखना है, आपको उसकी बॉडी कंस्टिट्यूशन देखना है, आपको पूरी तरह से जांच के परख के फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो मतलब एक ही प्रॉब्लम के 4 मरीज हैं तो चारों का ट्रीटमेंट अलग होगा, सेम नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें मिलेंगी लेकिन टोटल सेम कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ मेडिसिन जो हैं हमें वो अलग से अपनी तरफ से यूज़ करनी पड़ती हैं, और कुछ मेडिसिन है जो हम खुद ही प्रिपेयर करें, क्योंकि कुछ फ्रेश मेडिसिन का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एलोपैथी में जैसे स्किन की प्रॉब्लम आती है, स्केबीज की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट एक स्टैंडर्ड है, वो मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हो, हमारे कैमरामैन भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है, बड़ा आसान सा है। तो आयुर्वेद इस हिसाब से डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा समझना पड़ेगा, ज़्यादा उस पर काम करना चाहिए। आपको अपने पेशेंट को समझने के लिए घंटा 1.5 घंटा चाहिए होता है। 2 मिनट में 5 मिनट में आयुर्वेद ट्रीटमेंट नहीं दे सकता प्रॉपर। तो ये भी देखा मैंने कि आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में है। डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजी कोई मेल तो नहीं है, पर आपका इंटरेस्ट है तो इसके बारे में बात तो ज़रूर करना बनता है। एस्ट्रोलॉजी हमें समझ में आता था कि कुछ गणना होती है तारों के साथ या किसी के साथ, और उसके बाद कोई भविष्य के बारे में जानकारी। तो आप बीमारियों की जानकारी लेते हैं एस्ट्रोलॉजी से? सही, इस फील्ड को कहा जाता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ओके। 2009 तक मैं बिल्कुल अनअवेयर था अबाउट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद जब इसको थोड़ा पढ़ना शुरू किया, आई वॉज वेरी क्यूरियस, स्टडिंग मेरी हैबिट में था। तो जब इसको पढ़ना शुरू किया तो स्टार्टिंग में हमारी एक अप्रोच होती है कि जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करके देखें, जो हमने जाना है देखें ऐसा होता है क्या। हम डाउट के साथ शुरू करते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी में देखा क्या ऐसा घट रहा है, क्या ऐसा होता है, जैसा बुक्स में लिखा है क्या ऐसा हो रहा है। उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते अब क्योंकि डॉक्टर थे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट चला गया कि ये कुंडली का चार्ट ऐसा कहता है इस इंसान को ये बीमारी होनी चाहिए, और जिस बीमार को मैं ऑलरेडी जानता हूँ क्या उसकी कुंडली में ये ग्रहों की स्थिति है, वो हमने देखा। और एक्चुअली आयुर्वेद के अंदर भूत चिकित्सा, रत्न चिकित्सा, धातु चिकित्सा ऑलरेडी हमें पढ़ाई जाती है। जो आयुर्वेद के आचार्य चरक हैं, आचार्य हारित हैं, आचार्य वाघभट्ट हैं, उन्होंने पहले से मेंशन किया हुआ है, जिसका कि BHU में कोर्स भी शुरू हुआ। ज्योतिष के ऊपर, गणनाओं के ऊपर, मेडिसिन्स के लिए लिखा हुआ था ये जड़ी बूटी पुष्य नक्षत्र में ली जाएगी। जैसे कि हमने अभी भी बहुत जगह बहुत पॉपुलर है, बहुत जगह चल रहा है, हम भी अपने यहाँ करते हैं, बच्चों का स्वर्ण प्राशन। एवरी मंथ पुष्य नक्षत्र आता है, पुष्य नक्षत्र वाले दिन ही उस बच्चे को स्वर्ण प्राशन, आयुर्वेदिक ड्रॉप्स हैं जिनके अंदर गोल्ड का कंटेंट है और कुछ मेडिसिन हैं, वो ड्रॉप फॉर्म में दी जाती है बच्चों को, जिससे कि उनका ब्रिलियंट माइंड हो और इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो। तो बहुत जगह ये चलता है, जनरली बहुत लोग कर रहे हैं, हर शहर में हो रहा है। वहाँ पुष्य नक्षत्र की बात थी। कुछ मेडिसिन कलेक्शन के नक्षत्र थे कि जो वैद्य दवाई तैयार करेंगे, वो दवाई आपको ज़मीन से लेनी कब है, कैसे लेनी है, किस नक्षत्र में लेनी है, किस दिशा से लेनी है, उसकी दिशाएं भी थी। इतना वास्ट है आयुर्वेद कि अगर आप इसमें गोता लगाना चाहोगे ना, तो अभी तो हम ये कह सकते हैं अगर 10% आयुर्वेद भी आपने थॉरोली पढ़ लिया तो आप बहुत कुशल चिकित्सक, बहुत उच्च कोटि के वैद्य होंगे। तो मैंने जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, हमारा आपका क्वेश्चन था, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने देखना शुरू किया। अभी मैं आपको 3 बातें कह सकता हूँ कि लाइक चंद्रमा, ये कॉमन सी बात है जो जनरली लोग समझते हैं कि कहा गया चंद्रमा मनस हो जाता। चंद्रमा मन का कारक है। आपका मूड, आपका मन जो है वो चंद्रमा से कोरिलेट करता है। जितने मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, जितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सेंटर्स हैं, कभी भी आप चले जाइए, आप वहाँ जाकर के देखिए, जो फुल मून डे होता है वो एकदम रेस्टलेस हो जाते हैं। फुल मून डेज पे जितने भी सीरियल किलर्स हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं, ये घटनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि फुल मून है तो वो आपको उतना ही अफेक्ट कर रहा है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, जो समुद्र को अफेक्ट कर रहा है कि वो ऊंची ऊंची लहरें आती हैं फुल मून डे पे, और नो मून डे पे, अमावस पे एकदम शांत हो जाता है समुद्र। जो इतने बड़े समुद्र को अफेक्ट कर रहा है, क्या वो हमारी बॉडी को नहीं करेगा? वी आर 70% वाटर, हमारी बॉडी 70% वाटर है, तो वो 70% को तो पूरी तरह से कवर कर रहा है, जो पानी को कवर करता है चंद्रमा। और चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर नीच है, अष्टम में है, या खराब 6-8 भाव में बैठा हुआ है,
आपका चंद्रमा किसी भी तरह से एफ्लिक्टेड है, मतलब हम टर्म्स पे नहीं जाएंगे, चंद्रमा बैडली अफेक्टेड है, तो आपके मन में शांति कभी नहीं होती। अननोन फियर्स आपको बने रहते हैं, डिप्रेशंस आपको रहते हैं, आप डिटरमाइंड नहीं होते, आप फोकस्ड नहीं होते। अब बड़ा स्ट्रेंज सिनेरियो होता है, पेशेंट आता है, जब से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमने शुरू करी, पेशेंट हमारे पास आया और पेशेंट ने आकर के, हम देख रहे हैं और अपना एक दिमाग का हिस्सा कह रहा है इसका चंद्रमा चेक करो, इसका चंद्रमा खराब है। अब पेशेंट को हम डायरेक्टली एट माय क्लिनिक, मैं उसको ये नहीं कह सकता हूँ कि आप अपना हॉरोस्कोप मुझे चेक कराइए, आपका चंद्रमा खराब है। लेकिन जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, जो रेफरेंसेस से आते हैं, एक से सुन के दूसरा आता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब क्या हमने सुना है कि कुछ और भी होता है, क्या ऐसा भी है? कई फीमेल्स के केसेस में बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जहाँ मेडिसिन की नहीं, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा उनके प्लैनेट्स को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अगर चंद्रमा ठीक कर दोगे तो बहुत जल्दी पेशेंट पर रिजल्ट आ जाएगा। इस केस में मंगल की हम बात कर रहे हैं, आप एनीमिक हैं, आप ब्लड डिसऑर्डर हैं, अगर जो आप डेटा उठा सकते हैं, हम तो प्रैक्टिस में हैं, डेटाज उठाई, जितने एनीमिक हैं, जितने ब्लड डिसऑर्डर्स में जितने भी पेशेंट्स हैं, उनकी कुंडली में मंगल जो है वो अच्छा प्लेस्ड नहीं मिलेगा। और अगर मंगल वेल प्लेस्ड है और अच्छा उच्च का मंगल है तो आपका एचबी हमेशा अच्छा रहता है, आपको ब्लड की दिक्कतें नहीं आती हैं। बच्चे को आप बता रहे थे कौन सा ड्रॉप देना है पुष्य नक्षत्र में? स्वर्ण प्राशन संस्कार बोलते हैं। स्वर्ण क्या प्राशन मिलता है ये? जी, स्वर्ण प्राशन के ड्रॉप्स कई फार्मास बना रही हैं, वो आप अपने पास भी लेकर के रख सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, और उसकी डोज भी निर्धारित है। उस बच्चे को आपको 1 साल से नीचे सिंगल ड्रॉप देना होता है, 1 साल से 5 साल तक, 5 साल तक ही होता है जो अपना स्वर्ण प्राशन है, उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं है। और 1 साल से ऊपर उम्र होने पे 3 ड्रॉप दी जाती हैं, कई फार्मास बना रही हैं। हाँ, एक भेद है, कुछ फार्मास उसको वटी और पाउडर फॉर्म में है, तो उसको हमने कितना उसके अंदर किस चीज़ का स्वरस मिलाना है, शंख पुष्पी का, मेद्य रसायन का, ब्राह्मी का, और उसको लिक्विड टर्न करना है। कई कंपनीज ने, कई फार्मास ने अभी, मैं अब ब्रॉडकास्ट पे आपके शायद नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज हैं, आप सर्च कर सकते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी दे रहे हैं। आप अपने घर में 1 ड्रॉप दे सकते हैं पुष्य नक्षत्र में। बच्चे ने भी और आपने भी वाइट कलर के कपड़े पहने होने चाहिए। तो जो आपने भी बोला कि चंद्रमा जब पूरा आता है तो वो सब लोगों को डिस्टर्ब करता है, जो मेंटली डिस्टर्ब, सभी को नहीं, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, वो अक्सर फुल मून डेज के आसपास, वो जो 3-4 दिन हैं, वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और जितना अमावस वाला टाइम आता है, आप इसको टाइम ट्राइड है, आराम से देख सकते हैं, वो उतना ही रिलैक्स हो जाते हैं। ये तो ऐसे ही मान के चल सकते हैं, जैसे जैसे रात आती है तो सेरोटोनिन बढ़ जाता है, तो हम लोगों को अच्छी नींद आती है। तो शायद इसको टेक्निकली सर, पिटूटरी बाद में कहा गया, पढ़ करके बाद में साइंसाई पिटूटरी कहा गया, हमने उसको सहस्त्राधार चक्र कह दिया। सहस्त्राधार चक्र पे हमने कहा उल्टा कमल है। मैं अपने माइथोलॉजिकल ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, हमारी शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली आयुर्वेद। उल्टा कमल है, जिस कमल से अमृत रिस रहा है, और वो पिटूटरी है। पिटूटरी से वो हार्मोन्स रिसाव हो रहा है। समझने की बात थी। तो इसका ट्रीटमेंट के साथ भी हम एस्ट्रोलॉजी को जोड़ सकते हैं कि किस नक्षत्र में हम ट्रीटमेंट शुरू करें, ऐसा कुछ? सर देखिए, इतना बारीक हम जा नहीं पाते, जाना चाहिए, इतना जा नहीं पाते। हाँ, लेकिन पेशेंट अगर इंटरेस्टेड है, अगर सामने से मैंने जनरली मेरे पेशेंट्स में कई ऐसे आ जाते हैं, आप कह सकते हैं 40 to 50% पेशेंट पूछ लेते हैं, स्पेशली इनफर्टिलिटी। अगर बहुत क्रॉनिक है ना डिसऑर्डर, बहुत लंबे समय से परेशान है, पैरालिटिक हैं, बेड रिडन हैं, और उनके लिए वो आते हैं, तो वो अक्सर पूछ लेते हैं जी हमें किसी ने बताया था ऐसा भी हो सकता है, या हम वहाँ से ये काम भी कर रहे हैं, या हमने ये भी पहना हुआ है, हमें किसी ने बताया, हमने मृत्युंजय जाप भी कराई। तो उनको से आप मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान शेयर करना बनता है। अगर पेशेंट सामने से कोई क्वेश्चन नहीं करता तो हम उसके बिलीफ सिस्टम को कभी भी छेड़ते नहीं हैं, हम उसके बिलीव्स पे ट्रस्ट करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे पास ये फैसिलिटी है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो वी विल टॉक ओनली अबाउट ट्रीटमेंट पार्ट एंड मेडिसिन पार्ट। महामृत्युंजय जप की जहाँ तक बात करें, मैं इसकी बहुत बारे में पढ़ा है, बहुत जगह सुनता भी आया हूँ। क्या ये सच में इतना इफेक्टिव है? सर ये बिल्कुल इफेक्टिव है। मैं पिछले 20 ईयर्स से प्रैक्टिस में हूँ, और मैंने सबसे पहले एक सिस्टम शुरू किया था कि मेरे 3 फ्लोर्स थे, छोटा सा मेरा सेटअप था पहले, और उसमें तीनों पे एक स्पीकर लगा करके वायरिंग से, और नीचे एक MP3 प्लेयर रख रखा था, और उसमें पूरे 24 घंटे मंत्र चिकित्सा चलती रहती थी।
मुझे ये पता था मेरे पेशेंट्स इससे बेनिफिटेड होंगे, ये मंत्र उनके कान में जाता रहेगा, रिलैक्स रहेंगे। इवन एज सर्जरी चल रही हो मेरे सेटअप पे, डिलीवरी चल रही हो, लेबर पेन्स में पेशेंट हो, मंत्र चिकित्सा चलती रहती है बराबर, वो बंद नहीं होती। एक पॉजिटिव ऑरा है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। वो जो शब्द है ना वो बीज हैं, हम कहते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र की 1 मिनट लेना चाहूँगा। बीज मंत्र क्या है? मैंने अभी यहाँ पर एक अमरूद का बीज रख दिया, कितना छोटा, बहुत छोटा दाना है ना अमरूद का बीज। मैं कहता हूँ इसके अंदर अमरूद लगे हुए हैं, आप नहीं मानेंगे, आप उसको बो दीजिए, आप उसको धरती में डाल दीजिए, वो अमरूद का पेड़ बन जाएगा। बीज के अंदर हजारों अमरूद मौजूद हैं, लेकिन उसको बोना पड़ेगा। ऐसे ही जो बीज मंत्र हैं उनके अंदर वो देवता साकार रूप में मौजूद है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है जप की। उसके जाप के अनुष्ठान के प्रक्रिया फॉलो करो, उस देवता की कृपा ब्लेसिंग आपको मिलने लगती है। तो जितने भी मंत्र हैं जैसे शनि का और बृहस्पति का, ये सब बीज मंत्र हैं? जी सर, इसके बीज मंत्र भी हैं, इसके वैदिक मंत्र भी हैं। और वो जो बीज मंत्र हैं वो बीज मंत्र उस एनर्जी को सिंक्रोनाइज करते हैं जो उस प्लेनेट से हमें मिल रही है। प्लेनेट सिस्टम तो ऊपर है ही ना। आपका सूर्य वीक है, आप सनलाइट अच्छी लीजिए, आपका सूर्य अच्छा होगा। आपका सूर्य वीक है, आप सूर्य को जल दीजिए। कितना साइंटिफिक लॉजिक अब तो लोग दे चुके हैं ना। आप जब सूर्य को जल देते हैं, आपने हाथ ऊंचे उठा करके जल देना है, पानी के बीच से सूर्य को देखना है, और उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो 7 कलर्स जो हमें प्रिज्म के मिलते हैं, वो आपकी बॉडी पे आते हैं, और उससे आपके सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं। चंद्रमा का पानी झुक के दिया जाता है, क्योंकि वह मन की बात है, मन को थोड़ा झुकना ही होता है। अगर मन बहुत तना रहेगा तो बात नहीं बनेगी। और सूर्य के लिए डोमिनेंस है, तो वहां बॉडी को स्ट्रेट करके स्ट्रेच कर करके सूर्यासन भी करते हैं और सूर्य को जल भी देते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग देख रहा हूँ मैं। जो आपने बोला कि पूर्णमासी के दिन प्रॉब्लम आती है और बच्चों को पुष्य नक्षत्र उसमें ड्रॉप देने चाहिए, बस क्या नाम था आपने? स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन। तो इसके बारे में मैं अच्छे से समझूंगा और इसको यूज़ भी कर लेना चाहिए। और पूर्णमासी की जो बात है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। इस दौरान क्या सजेस्ट करते हैं कि लोग क्या करें जिससे कि जो लोग परेशान हैं वो परेशान कम हो? हर बीमारी की एक दवा मेडिटेशन, ध्यान। किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से फोकस होने के लिए, शांत होने के लिए, काम होने के लिए केवल ध्यान में जाना है। इस ध्यान को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके बताओ। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा। मैं जब अपने हॉस्टल डेज में था, जब हम लोग पढ़ रहे थे, मेरा रूममेट बहुत अच्छा ध्यान करता था, और स्टार्टिंग में तो मैं उसको समझ नहीं पाता था एट एज ऑफ 17। तो अभी मैं उसको इतने अच्छे से समझता हूँ। उसने बहुत छोटी सी बात बोली थी। उसने मुझे बोला था, जैन कुछ भी नहीं करना ध्यान के लिए, ये जो सांसें अपने आप आ रही हैं और जा रही हैं ना, तुम्हें इनको पकड़ लेना है कि ये सांस गई, शुरू हुई, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर कहाँ जा रही है, लंग्स तक गई, पूरी बॉडी में आ गई, फिर अब ये सांस बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। ऐसे ही खाना खाते समय खाने को मुंह में डाल के हमने यहीं तक पहुंचाया, उस खाने को चबाने के बाद फील कर लो अंदर तक जा रहा है, स्टमक में आ गया, जूसेस मिल गए, डाइजेस्ट हो गया। तो अपने सांसों को पकड़ना, सांसों पे ध्यान लगाना, किसी शून्य हो जाना, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स यूज कर रहे हैं लोग, इतना इजी नहीं है सभी के लिए। आप शून्य में चले जाइए, आप दिमाग से भूल जाइए, आप चिंता भूल जाइए, आपको बाहर की आवाज़ें नहीं सुने, अनाहत नाद सुनाई देगा। ये बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को उसमें उलझा देना। लोगों को हमने उलझाना नहीं है, सुलझाना है। ध्यान करना है, आप लेट करके, बैठ के करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए हमेशा, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन अगर आप लेट करके भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल आराम में सोफे पे, बेड पे लेटे हुए हैं, सांस तो आप देख सकते हैं ना, आप अपनी सांस पे ध्यान ले आइए। सांस चली गई, आ गई, अपने माइंड को बताते रहिए अब मैं सांस ले रहा हूँ, अब मैं सांस छोड़ रहा हूँ, बस आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा डे 1 से, आई प्रॉमिस। ये ध्यान की जहाँ तक बात है जो आपने बताया, डेफिनेटली टेक्निकली तो यही है। जो मुझे क्या लगता है वो क्या है, वो ध्यान है या नहीं है। मुझे ये लगता है कि हम कोई भी ऐसे टॉपिक पे, कोई भी ऐसी चीज़ पे हम उसमें खो जाएं और उसको समझें और उसको डिटेल में अपने दिमाग में घुमाते रहें। जो मैंने महसूस किया और सदियों सालों से मैं करता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट को आज पकड़ लिया मैंने और फिर मैं उसको इमेजिनेशन में ही कहाँ से कहाँ पहुँचता हूँ, और वो कहीं ना कहीं पहुँच के और फिर वहाँ एंजॉय करता हूँ। और मुझे वो ध्यान लगता है, वो है क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है एक इजी जो
जो टेक्निकल आदमी नहीं उनके लिए आसान होगा कि मान लो मेरे यहाँ कोई काम करती है और अगर वो ध्यान करती है कि उसका पोता या पोती उसके बारे में सोचती है और 10-15 मिनट उसके बारे में सोचती है, खाना भी बना रही है उसके बारे में सोच रही है और खुश हो जा रही है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा ध्यान बढ़िया तो कुछ है नहीं कि मन उसका खुश हो रहा है और वो वहीं है। तो मुझे सांसों से ज़्यादा जो खुद को लगा और जो मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, मुझे जी ये लगता है जी ये क्या सर, ये है, भी एक ध्यान बहुत है। अच्छा एस्पेक्ट है आपका। इसको हम एफर्मेशन साइड पे ले जाते हैं। एक चीज़ को सोचना, शायद आपकी सक्सेस स्टोरीज का रीज़न यही है जो आपने अभी बात की। हाँ, एक बात एफर्मेशन सोचना और उस बात पे फोकस्ड हो जाना, उसी के बारे में सोचना और उसको और बेटर और सोचना, सोच। ये आपकी सक्सेस की तरफ जाता है। ध्यान आपको खाली करता है, एफर्मेशन आपको भरते हैं, उसमें चाहत है, मुझे ये चाहिए। आप उसके बारे में सोचते जाइए, प्रकृति आपको देगी। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, वो सारी कायनात मिलाती हो, बिल्कुल सच है। मुझे अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात चल रही थी, मेरी ज़बान पे एक शेर आ रहा था। मेरे पिताजी कहा करते थे, वो मंदिर भी जाता है, वो मस्जिद भी जाता है, परेशान आदमी का कोई मज़हब नहीं होता। तो यही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है कि पेशेंट सामने से आके कहता है, जी हमें किसी ने कहा इसको ऊपरी है, इसको कुछ और है डॉक्टर साहब, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, इसको कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ऐसे करते हैं, ये रात को डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, इसको हमने बतेरा ट्रीटमेंट कर लिया, इसका खून ही नहीं बनता, तो उसका मंगल ठीक करना होता है। तो जब सामने से हमें इंडिकेशन मिलती है ना कि दिस पेशेंट बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी एंड दिस बिलीव्स इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल व्यूज़, तब हम उसको डील करते हैं। तो ये ऊपर की हवा और ये सब, इसको कैसे आप डिफाइन करते हो? सर देखिए, जो कुछ भी शास्त्रों ने कहा, एक बहुत बड़े यूरोपियन लिंग्विस्ट ने कहा था, जिस भी चीज़ का नामकरण हुआ है, नोमेनकुलेटेड जो भी चीज़ है, वो कहीं एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट ना करती तो उसका नाम ना होता। तो भूत वर्ड को वो डरावना भूत मत समझिए। हमने तो पंचमहाभूत आयुर्वेद में कहा, अग्नि जल नीर, इसको हमने पंचमहाभूत में गिना, आकाश पृथ्वी। तो भूत इज भौतिक, भूत इज समथिंग, एटम को भी आप भूत कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो हम अंधविश्वास की बात करें, उसका हम सिरे से खंडन करते हैं। इसमें पेशेंट को समझाना होगा, बंदे को समझाना होगा, हाँ तुम्हें किसी ने कहा तुम्हारे ऊपर भूत है, तो उसको समझाना ये भूत क्या है, आपकी थॉट्स में कहीं बैठ गया है, आपके माइंड में कहीं बैठ गया है कि फला आदमी जो गुजरा था वो मुझे तंग कर रहा है, मेरे दादाजी, मेरी सासू माँ, मेरी कोई रिलेशन, मेरा दुश्मन, वो आपको तंग कर रहा है, वो आपकी थॉट्स में। अब आप डेली उसको एफर्म कर रहे हैं, डेली सोच रहे हैं और आप और परेशान हो रहे हैं। अब उसको एकदम से ऐसा कहना कि आज से तुम सोचना बंद करो, तुम ठीक हो जाओगे, ये ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। कोई उसको धागे से रोक देता है, कोई उसको भस्म से रोक देता है, कोई उसको कहता है तुम व्रत कर लो, कोई कहता है तुम तीर्थ जाओ, गंगा स्नान कराओ। यहाँ जाने से बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है और उस बिलीफ के दम पे वो उस बीमारी से निजात पा जाता है। और झाड़ते भी हैं कुछ ऐसे ऐसे करके। उसको लगता है, कई लोगों को घर में होगा ना, उसको बोलो कि नहा लो, शायद छोटे बच्चों को बोलो नहीं नहाना नहीं है, उनको बोलो अब ये तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, तुम्हें ये पंडित जी झाड़ा देंगे, वो तुरंत बैठ जाते हैं मुंह नीचे कर। तो हम लोगों ने ना, पुरानी जो टेंडेंसी थी वो समझाने से ज्यादा ना फोर्सफुली कराई गई थी चीजें। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत खराब होगा, अगर ऐसा करा तो लोग ज्यादा मानते थे। अब हमने लॉजिक्स देने शुरू करे तो हमारी जनरेशन बातें कम मानने लगी है। चलिए, बहुत अच्छा था। और ख़ासकर मुझे जो बहुत पसंद है वो आपका फुल मून वाली जो नाइट्स एंड डेज हैं, उन दिनों लोग परेशान ज़्यादा होते हैं और उनका आप हल भी निकाल देते हो और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों को ट्रीट भी कर लेते हो और टाइम कौन सा है, कैसे ट्रीट करना, ये भी आप जान लेते हो। और इन सब चीज़ों को जोड़ के आप चलते हो और इनफर्टिलिटी में आप सच में कमाल कर रहे हो। और ये मुझे लगता है कमेंडेबल है आप जो काम कर रहे हो और भविष्य में आप करते रहेंगे, आप बहुत सफल भी होंगे, ये हमारी कामना रहेगी। और आपका डॉक्टर जैन, डॉक्टर दीपक राज जैन, इनके बारे में जो हम इनकी डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या वैसी एस्ट्रोलॉजी या ट्रीटमेंट, क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट, खासकर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, वुमन हो या मैन हो, ये दोनों में आप बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी सक्सेस स्टोरी लंबी है, कम से कम 20 सालों से ये काम कर रहे हैं। और आपको भी इस तरह की कोई समस्या हो तो आप इनसे डेफिनेटली मिल सकते हैं। और हमारे इस चैनल में अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर लिखें
कि हम अगला टॉपिक किस पे बात करें, या इस टॉपिक में जो भी चीज़ें हमने बोली हों इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।